हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में मैं आपको जुलाई 21 एग्ज़ाम्स का जो अपना पेपर अभी एफआर का कल हुआ था, मैं उसका रिव्यू आपको करके दूंगा। लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सारे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप लोगों की विशेज़ और प्रेयर्स की वजह से मेरे को दूसरी ज़िंदगी मिली है। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी कोरोना में, मैं बहुत मुश्किल से रिकवर काफ़ी हद तक हो चुका हूँ। 2 महीने लग गए मेरे को और मैं बच गया बेटे। आप लोगों की प्रेयर्स और विशेस की वजह से बच गया। मैं ये मानता हूँ ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है और ये आप लोगों की दी हुई है, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर्स करी, मेरे को विशेस भेजे। 2500 मेरे पास व्हाट्सएप आए विशेस के लिए। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। तो कल बेटे जो अभी एफआर का पेपर आके गया है, राइट, वो पेपर मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने आरटीपी एमटीपी नहीं भी किए होंगे ना, उसने भी अटेम्प्ट कर दिया होगा। एक ड्रॉबैक है इस पेपर के अंदर कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। वो हमेशा होता है, लेंदी हमेशा रहता है, क्योंकि ये इंडिया है ना सर, और इंडिया में स्टूडेंट्स को मतलब परीक्षा देनी पड़ती है हर तरीके से। एक क्वेश्चन 20 नंबर का है तो 5-5 नंबर के 4 हैं, उसके बाद 10-10 नंबर के 2, फिर 10 का 1, 5 के 2, 16 का 1, 4 का 1। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको टच करना भूल जाए। ये इंडिया ही है जिसमें बच्चे को इतनी हार्डकोर एग्जामिनेशन से होकर निकलना पड़ता है। नहीं तो 20-20 नंबर के 5 अच्छे से केस स्टडी आप डाल दो, 5 क्वेश्चन और बात ख़त्म। पर नहीं, ये तो एक क्वेश्चन के अंदर भी 4-4 पार्ट डालते हैं। उसकी वजह से बेटे क्वेश्चन लेंदी हो जाता है ना। 1 पेज का क्वेश्चन है 4 नंबर का। वो इंस्टीट्यूट की पुरानी आदत है, वो ये नहीं बदलेंगे। हमारे टाइम पे भी थी, आपके टाइम पे भी है। पेपर लेंदी था, लेकिन पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो स्टूडेंट्स ने ना पढ़ा हो। कंडीशन सिर्फ एक है और वो है सिंसियरिटी। अब मैं इसमें ये बोलूँ बढ़ा चढ़ा के, मेरी बुक में से आया, मेरी बुक में से आया, सारा पेपर स्टडी मटेरियल में से आया। मैं कहता हूँ एफआर की कोई भी फैकल्टी है, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी ही कवर कराते हैं सब लोग। मैं नाम तक नहीं बदलता, फिगर्स नहीं बदलता, ईमानदारी से सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ दे देता हूँ। और कुछ फैकल्टीज़ हैं वो जो नाम बदल देती हैं, थोड़ी बहुत फिगर्स बदल देती हैं, वो क्वेश्चन नया हो जाता है सब कुछ स्टडी मैट का ही। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन में से ही पेपर बना है। और एक मैंने अभी 10 जनवरी को जो आपको न्यू क्वेश्चंस शेयर किए थे, न्यूली एडेड इन स्टडी मटेरियल, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए। तो मैं आपको, अब कुछ बच्चे 2019 की रिकॉर्डिंग वाले हैं, कुछ बच्चे 2020 की रिकॉर्डिंग वाले हैं, कुछ बच्चे 2021 की नई रिकॉर्डिंग वाले हैं, है ना। तो मैं सारे बच्चों को बार बार फर्स्ट लेक्चर में यही बोलता रहता हूँ, भैया टेलीग्राम फॉलो कर लेना, अगर कोई अमेंडमेंट अपडेशन आएगा उसी पर डालूँगा, कर लेना। और मेरे पास व्हाट्सएप आते रहते हैं, जिंदल सर हमें तो टाइम ही नहीं मिला, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं देख ही नहीं पाया। तो बेटे उसमें देखो ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। इस बात को आप समझोगे। मैंने अपनी तरफ से जितने भी नए क्वेश्चन स्टडी मैट में ऐड हुए, मैंने उसके अलग अलग वीडियोस बना के विद हैंड रिटन नोट्स, विद स्टडी नोट्स, वीडियोस आपको दिए। चाहे वो बच्चा 2019 का था, चाहे वो 2020 का था, चाहे वो बच्चा हमारा पुराना था, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको अवेलेबल कराए। ये बात सब लोग मानेंगे। जिन बच्चों का कंटेंट ब्राउज़र एक्सपायर हो गया था, उनको मैंने अपना होममेड सॉफ्टवेयर, जिंदल के प्रवीण जिंदल एक हमने, उसमें से एक्चुअली ना वो सिक्योर नहीं है, लेकिन हमने बनाया हुआ है ताकि अमेंडमेंट्स तो कम से कम दे पाए ना बच्चे को। कंटेंट ब्राउज़र जिस कंपनी का वो अलाउ नहीं करते हमें इस तरह से। अब जिन टीचर्स के पास स्टूडेंट्स कम है तो वो हर तरीके से मैनेज कर लेते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मान लो अगर 10,000 हैं सीए फाइनल में, तो हम वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाते। तो फिर हमने वो एक बैकअप के तौर पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, सारे बच्चों को पता, वो देते हैं हम। आज तक किसी बच्चे से एक सिंगल पैसा नहीं लिया उस सॉफ्टवेयर के लिए। सारे अमेंडमेंट्स, अपडेट्स हम फ्री में देते हैं। हाँ, जो वैलिडिटी है प्रोडक्ट की, वैलिडिटी एक्सटेंड करवाने के लिए हमें 4 चीज़ लेने पड़ते हैं। क्यों? जिस कंपनी का हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको आगे पास ऑन करने पड़ते हैं, वो हमारे पास रहते नहीं, उनको देने होते हैं हमने।
लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन जितने भी स्टडी मैट में ऐड हुए थे सब करवाए थे आपको। तो मैंने अभी बैठ के एक एनालिसिस तैयार किया। अब बच्चे कई बार कह देते हैं बताओ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया बेटे। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A 16 मार्क्स का है और ये आया था चेन होल्डिंग का क्वेश्चन है। ये चेन होल्डिंग का क्वेश्चन है। जिन बच्चों के पास तो 2021 की रिकॉर्डिंग्स हैं न्यू वाली, जिनके पास तो न्यू रिकॉर्डिंग्स हैं न्यू, तो वो इस क्वेश्चन को मॉड्यूल 4 में जो क्लास बुक का है उसमें क्वेश्चन नंबर 70 रेफ़र कर सकते हैं। और ये मॉड्यूल 4 का पेज नंबर 60 है क्लास बुक का। अब मेरे पास आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे पास एक मैसेज आया, मैं चाय पी रहा था, बच्चे ने बोला जी आपने ये चेन होल्डिंग करवाया नहीं हुआ। मैंने बच्चे से पूछा कौन से बैच की रिकॉर्डिंग है, कहता 2020 की। मैंने बोला करवाया हुआ यार, ऐसा तो मत करो। कहता सर मेरे को तो मिला नहीं। तो मैं जिन बच्चों के पास ओल्ड रिकॉर्डिंग्स हैं 2020 की, ओल्ड रिकॉर्डिंग्स हैं 2020 की, अगर वो चेक करें तो उनके मॉड्यूल 4 में ये क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, और पेज नंबर है 128। जिन बच्चों के पास न्यू रिकॉर्डिंग्स हैं उनका तो क्वेश्चन नंबर 70 है। जिन बच्चों के पास पुराने बैच की रिकॉर्डिंग है वो अपना क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर सकते हैं पेज नंबर 120 मॉड्यूल 4 के ऊपर। और ये क्वेश्चन मैं क्लास बुक का कह तो रहा हूँ, है तो स्टडी मटेरियल का ही। और जिन बच्चों के पास 2019 की रिकॉर्डिंग है वो टेलीग्राम के ऊपर मैसेज चेक करें, क्योंकि मैंने 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाए थे, उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 11 था। टेलीग्राम के ऊपर मैसेज पड़ा हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। 2019 वालों को टेलीग्राम के थ्रू अपडेट किया था, 2020 वालों को पेन ड्राइव में डाल के दिया था। और मतलब जो टेलीग्राम के ऊपर मैसेज की डेट होगी उसके बाद जितने बच्चों ने पेन ड्राइव ली होगी वो पेन ड्राइव में डाल के दिया होगा, उससे पहले वालों को मैसेज फॉलो करना था। और न्यू बैच वालों को तो क्वेश्चन नंबर 70 बुक में दिया हुआ है हमने। मेरे को याद रहता है बेटे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ करवाया था। और यही रीज़न है कि मैं जब क्वेरीज सीए फाइनल की लेता हूँ तो खुद ही लेता हूँ, मैंने कोई सीए वगैरह हायर नहीं किए हुए। नहीं तो करना क्या है, 40-40 हज़ार रुपये के मैं 2 सीए हायर करके बिठा दूंगा, वो आपकी क्वेरीज लेते रहेंगे और आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। क्यों? उन्होंने क्या करना है, पहले सीए फाइनल की क्वेरी आएगी, फिर उस क्वेरी को वो वीडियो में ढूंढेंगे। क्यों? इंडियस की नॉलेज के लिए तो आपको पता टेंशन है ही। फिर वो वीडियोज़ में देखेंगे मैंने क्या पढ़ाया, फिर वो आपको रिप्लाई करेंगे। फिर वो रिप्लाई आपके सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे नहीं होगा। यही रीज़न है कि सीए फाइनल की सारी क्वेरीज मैं खुद देखता हूँ। देखता तो इंटर की भी हूँ, लेकिन अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि इंटर की क्वेरीज मैं सीएस को हैंड ओवर कर दूँ। इंटर की वो हैंडल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा काम का प्रेशर हेल्थ की वजह से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो अगर कोई सीए फाइनल का स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड है सीए इंटर की क्वेरीज लेने के लिए, तो मुझे आप CA-praveen-jindal@gmail.com पे अपना रिज्यूम भेज देना। मैं उसके लिए आपको जॉब भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एकेडमिकली बंदा स्ट्रॉन्ग चाहिए जो मेरी इंटर की सारी क्वेरीज को संभाल ले। पे मैं उसको दे दूँगा जब तक वो सीए फाइनल में है। और मैं कभी नहीं चाहता कि स्टूडेंट इस तरह की लाइन में आए, वो अपना जॉब में जाए, प्रैक्टिस में जाए, इंडस्ट्री में जाए, वो उसका सही सीए का इस्तेमाल है। तो अगर किसी ने खर्चा पानी चलाना है अपना और एकेडमिकली बच्चा स्ट्रॉन्ग है, मुझे अप्रोच कर सकता है वो। मैं अपनी इंटर की क्वेरीज के लिए बंदा ढूंढ रहा हूँ। तो ये बेटे चेन होल्डिंग का पहला क्वेश्चन है। कितने नंबर के लिए आया? 16 मार्क्स के लिए आया, 16 नंबर के लिए। अच्छा जी, बस क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम ये है कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो पेपर की कवरेज कम हो जाएगी आपकी, पर मुझे लगता नहीं कि बच्चे ने छोड़ा होगा इसको। वन ए के बाद है बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1B, और ये है 4 मार्क्स का, एक पेज का क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का 1 का B पार्ट है, और ये
जो मैंने आपको न्यूली एडेड क्वेश्चंस नहीं दिए थे, न्यूली एडेड क्वेश्चंस इन स्टडी मैट, जो स्टडी मैट नया आया था May 21 एग्ज़ाम के लिए, उसमें जो नए क्वेश्चन ऐड हुए थे, ये उसका वीडियो उसमें से आया। ये है इंडेस 1 का, ये इंडेस 1 का क्वेश्चन है और पेज नंबर है जी 225। पेज नंबर 225 है। कोई मुश्किल काम मुझे बताओ। जो न्यूली एडेड क्वेश्चन है इंडेस 1 का ये क्वेश्चन है। इसमें ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्वेश्चन था ये, क्योंकि आपको पता है इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है, तो इन्होंने ऑपरेटिंग साइकिल दिया था 15 महीने वाला। 3-4 केस स्टडीज़ हैं। आपको ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल को क्लासीफाई करना था कि ये करंट है, नॉन करंट है, कैसे हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। न्यूली एडेड क्वेश्चन में से पूछ लिया सर, 4 नंबर का क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन। और ये जो मैंने न्यूली एडेड क्वेश्चन है ये 10 जनवरी को शेयर किए थे टेलीग्राम पे। 20 नंबर का ये कंपलसरी क्वेश्चन था सर। अभी भी देखो 2 महीने हो गया, खांसी है मेरे को, अभी भी कफ गई नहीं है मेरी। अच्छा जी, ये हमारा बेटे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट है, 8 नंबर का क्वेश्चन आया है। ये अगर मैं न्यू रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ, जो 21 बैच है हमारा, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो ये केस स्टडी नंबर 5 है। ये केस स्टडी नंबर 5 है। कौन सा चैप्टर है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इन डेज की केस स्टडीज़ है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जिन बच्चों के पास ओल्ड रिकॉर्डिंग्स हैं, जिन बच्चों के पास पुरानी रिकॉर्डिंग है, चाहे वो 2019 की हो या 2020 की हो, उसमें ये पेज नंबर 307 पे मॉड्यूल 4 में मिल जाएगा आपको। और ये टेस्ट योर नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन था ओल्ड रिकॉर्डिंग के अंदर। पुराने वाली रिकॉर्डिंग में 4 केस स्टडी मेन थे और 4 टेस्ट योर नॉलेज के थे। टेस्ट योर नॉलेज का ये पहला केस स्टडी था। न्यू रिकॉर्डिंग में अब नंबरिंग चेंज हो गई है स्टडी मैट के अंदर, तो ये केस स्टडी 5 है हमारी। वही है, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, 2 पीपीई हैं और 2 पे लगेगा इंडेस 16 और 1 पे लगेगा इंडेस 40। बिल्कुल सिंपल केस स्टडी थी। सारा पेपर आपके स्टडी मटेरियल में से आया, ये बोल लो। सारा पेपर हमारी क्लास बुक में से आया, ये बोल लो। एक ही बात है, मैं अपनी क्लास बुक बोलता ही नहीं, मैं कहता हूँ स्टडी मैट में से आया। और मैं तो शुरू से आप बच्चों को कहता हूँ कि स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन। पुरानी रिकॉर्डिंग में मैंने स्टडी मटेरियल की कुछ गलतियाँ ठीक करके रिकॉर्डिंग करवाई थी, लेकिन जो मेरा 21 बैच है न्यू रिकॉर्डिंग वाला, मैंने इसमें स्टडी मटेरियल्स के जितने आंसर हैं एज इट इज़ कराए हैं। स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है 2 + 2 3, मैंने बोला हाँ ये 3 है। न्यू रिकॉर्डिंग के अंदर स्टडी मैट में लिखा हुआ है 2 + 2 3, मैं बोलता हूँ 3। क्यों? क्योंकि पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने 2 + 2 4 कराया, पहले तो सही पढ़ाया, फिर बच्चे का मैसेज आया, वो हमारे क्लास सॉल्यूशन की पिक्चर, स्टडी मटेरियल की पिक्चर खींच के भेज देता था, सर आपका तो आंसर ही नहीं मैच करता। बच्चे ने हमारा जो लेवल था टीचरों का, जो इंडिया लेवल की फैकल्टीज़ हैं, उनका लेवल स्टडी मैट पे ला के रख दिया। बच्चे का ये कंसर्न था कि सर आप अपना आंसर करा रहे हो, पेपर में तो स्टडी मैट के हिसाब से नंबर मिलते हैं और हम कॉन्सेप्ट खेलते रहते थे पहले। तो मैं जवाब दे दे के थक गया। मैंने बोला यार 2 + 2 3 होते हैं, 3 ही बोलो। तो जो न्यू रिकॉर्डिंग है मैंने 2 + 2 3 ही कराया, मैंने अपना दिमाग भी नहीं चलाया। देखा जी क्या आंसर है, बच्चे को समझा दिया। लेकिन अभी भी मेरे पास जो बच्चे जिनका IQ लेवल बेस्ट है, वो मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, सर आपको नहीं लगता कि इसका आंसर ये होना चाहिए था? फिर मेरे को मिलती है खुशी, फिर मैं उस बच्चे को व्हाट्सएप के ऊपर ठीक कराता हूँ कि आप जो बात कह रहे हो सही है, लॉजिकल आंसर यही बनता है।
अब मैंने टेक्निक चेंज कर दी है। मेरी बात समझ रहे हो? पहले मैं स्टडी मैट को ठीक करके करवाता था तो 90% बच्चे मेरे को परेशान करते थे, 10% खुश रहते थे। अब मैं 2 + 2 3 कहता हूँ, अब 90% खुश हैं, 10% बच्चे परेशान करते हैं। मैं बहुत सर क्वेरीज का लेवल ही कम हो गया मेरे को तो पता ही लगा कि मैं अभी मत्था मार रहा था, मेरी तो क्वेरीज का लेवल कम हो गया। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो जो न्यू रिकॉर्डिंग है, बच्चे को उसमें स्टडी मैट के आंसर्स में फॉल्ट मिल ही नहीं सकता। क्यों? मैंने सेम कराए हैं मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है प्रोफेशनली कि मैं अनपढ़ हूँ, स्टडी मैट बहुत बढ़िया चीज़ है जी। ठीक है जी ये ओल्ड रिकॉर्डिंग में भी था बेटे, न्यू रिकॉर्डिंग में भी था, कुछ भी नया नहीं है, सब स्टडी मैट से आया पेपर आपका। मैं क्लास बुक आपको सिर्फ इसलिए कवर करा रहा हूँ कि मेरी बुक में से यहाँ तो बच्चे को एक तसल्ली हो जाएगी, हाँ यार हमने सर ने तो करा रखा है, हमने नहीं किया, जिसको भी मेरे से नाराज़गी होगी। और मैं YouTube के ऊपर देख रहा था किसी बच्चे ने कमेंट डाला हुआ था कि जिंदल साहब पेपर का रिव्यू डालते हैं और बोल देते हैं मेरी बुक में से आई है, तो कराते तो है नहीं। भैया ऐसे मत करा करो यार प्लीज़, बुक के क्वेश्चंस कराए हुए हैं सारे बेटे, ये इल्ज़ाम गलत है बच्चे का। मुझे नहीं पता वो जेन्युइन है क्या नहीं है। अब एक बच्चे का मेरे पास, मैं आपको दिखा नहीं सकता, नहीं तो नंबर शो हो जाएगा। बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा, सर मैंने आपका जो बैच है ना 2019 का लिया था। सुनना मेरी बात, मैं कई बार हेल्पलेस फील करता हूँ। सर 2019 का बैच था, 3 साल पहले लिया था मैंने, तो वो जो क्लास बुक आपने दी थी क्या वो सफिशेंट है? अब मुझे बताओ क्या ये क्वेरी जेन्युइन है? 2019 के बाद 2021 तक तो पता नहीं स्टडी मैट में कितने चेंजेस आ गए। तो अपडेट करना, तो मैं अगर आपको अपडेशन ना दे रहा हूँ मेरी गलती है, मैं दे रहा हूँ, बच्चा देख ही नहीं रहा, मैं बताओ क्या करूँ इसके अंदर? अब वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पूछ रहा है मेरे से, मेरे पास क्या जवाब है उस चीज़ का? सर मैं बिज़ी था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कर नहीं पाया सर। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ ना, मैं किधर को जाऊँ? अच्छा फिर मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2B के बाद, अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2A के बाद मैं 2B में आ गया। ये इंड AS 115 में से आया जी, ये इंड AS 115 में से आया, 12 नंबर का क्वेश्चन। और चाहे न्यू रिकॉर्डिंग हो चाहे ओल्ड रिकॉर्डिंग हो, ये क्वेश्चन सेम है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49, 48 49। चाहे ओल्ड रिकॉर्डिंग है चाहे न्यू रिकॉर्डिंग है, इंड AS 115 की बुक खोलो, 48वां और 49वां क्वेश्चन देखो। स्टडी मैट का कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। न्यू और ओल्ड में क्वेश्चन ज़रूर ऐड हुए हैं, लेकिन जो पुराने क्वेश्चन है उनकी नंबरिंग सेम है। 12 नंबर का क्वेश्चन जी, 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए जी, है ना। फिर हमारे पास है सर, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3A। लो जी सर, इंड AS 41 का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का। कितने नंबर के लिए आया? 9 नंबर के लिए। और ये ओल्ड रिकॉर्डिंग हो या न्यू रिकॉर्डिंग हो, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है मेन क्वेश्चंस का। मतलब 2019 का बैच हो, 2020 का हो, 2021 का हो, ये क्वेश्चन वहीं की वहीं है। पुराने क्वेश्चंस में से आया सर, न्यूली एडेड क्वेश्चंस में से नहीं है, ये पुराने क्वेश्चंस में से है। क्वेश्चन नंबर 3 इंड AS 41, ये वही क्वेश्चन है मिल्क वाला। ये रहा मिल्क वाला क्वेश्चन। और इस पर एक जनरल क्वेरी बच्चे की बड़ी आती थी, सर दूध के लिए आपने 31 मार्च का रेट ले लिया, आपने तो कहा था कि डेट ऑफ हार्वेस्टिंग का रेट लेना है। तो बेटे मैं बच्चों को जवाब देता था, भैया मिल्क तो एक पेरिशेबल आइटम है 2 घंटे में फट जाता है, तो ये दूध कोई पुराना थोड़ा ना है, सेम डे का ही तो होगा। ये वही क्वेश्चन है अपना। अच्छा जी, ये क्लास के किए हुए क्वेश्चन है, मेरे हाथ से करवाए हुए क्वेश्चन है आपको बेटे। मैं एक बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, और वो बात ये है कि FR का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत डिटेल्ड है,
हमें कई बार यही नहीं याद रहता कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी थी। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ स्टूडेंट लेवल पे, क्योंकि मेरा तो एक ही पेपर है एफआर का, मेरा तो कोई और काम है नहीं, अकाउंट्स ही मेरा काम है, तो मैं याद रख सकता हूँ, फिर क्वेरीज लेता रहता हूँ तो भी याद हो जाता है। लेकिन बच्चे ने अगर ग्रुप के अंदर 4 पेपर देने हैं तो उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो सिलेबस को देख के और पेपर को देख के ज़्यादती लगती है कई बार। और कई बार तो ऐसा मन करता है यार कि सेंटर काउंसिल इलेक्शंस में खड़ा हो जाऊं और बच्चों के लिए कुछ करूं। 3000 वोट चाहिए सीसी जीतने के लिए, और वो तो आप लोग मेरे को दे ही दोगे। 3000 वोट, 3000 सीए तो हर साल बना ही देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा मन बहुत करता है कई बार कि मैं आ जाऊं इसमें, कुछ बात मुद्दे की बच्चे के लिए उठाऊं। फिर मैं सोचता हूं चलो यार 2-3 साल और काम कर लें ज़रा, एक बार 45 टच कर लें। अभी मैं 41 का हूं, तो मैं टच कर लूं ज़रा एक बार 45, उसके बाद बच्चे के लिए कुछ करूँगा ज़रूर। एक तो मुझे 3 साल की ट्रेनिंग से बड़ी एलर्जी है कि 3 साल की ट्रेनिंग क्यों, वो 3 साल के लिए किसी सीए के नीचे क्यों काम करे बच्चा? ट्रेनिंग 1.5 साल की क्यों नहीं? 3 साल में ऐसा क्या एक्स्ट्रा आप सिखा देते हो बच्चे को जो वो 1.5 साल में नहीं सीख सकता? तो एक तो ट्रेनिंग पीरियड के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि बहुत ज़्यादा है ये, 1.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड बहुत है। बच्चा कॉलेज को मिस करता है, अपनी लाइफ को मिस करता है, वो जो ज़िंदगी वो शुरुआत के 25 साल में जी सकता है, सीए का बच्चे के पास ज़िंदगी लाइफ ही नहीं है, लाइफ स्टाइल ही नहीं है, वो एंजॉय नहीं कर पाता। किताबें और ऑफिस, किताबें और ऑफिस। आप चाहे एक बार आप आईआईटी के कॉलेज में घुस गए, उसके बाद तो मस्ती है ना, वहाँ बच्चे को पढ़ाई भी मिलती है, लाइफ भी मिलती है। यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है या फिर ऑफिस है। तो एक तो मुझे ये ट्रेनिंग पीरियड जो है वो बड़ा खलता है सर, 3 साल का बहुत ज़्यादा है, 1.5 से 2 साल के बीच में होना चाहिए ये। और बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए 1 साल और मिलना चाहिए फाइनल के लिए, कि आखिरी का 1 साल आप अपना फाइनल की तैयारी करो आराम से बैठ के। और पता है ये लोग बाद में क्या बोलते हैं अगर ये मुद्दा उठाएंगे तो, आप टीचर हो, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप तो बच्चे को कोचिंग बिजनेस में लाना चाहिए। हर चीज़ में ये बात बोली जाती है। तो सर ये करिकुलम है बनाया है इन्होंने, ठीक है बहुत हार्ड वर्किंग, स्टूडेंट लेवल पे बहुत हार्ड वर्किंग है। फिर सर ये बी पार्ट है। ये इंडेस 36 में से आया बेटे, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, स्टडी मैट का पुराना क्वेश्चन है ये। अगर आप ये ओल्ड एंड न्यू रिकॉर्डिंग में चेक करो तो क्वेश्चन नंबर 7 है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ओल्ड रिकॉर्डिंग के बुक देख लो, न्यू रिकॉर्डिंग की बुक देख लो, क्वेश्चन का नंबर सेम है, इंडेस 36। ये 3 रिकवरेबल वैल्यूज़ हैं, इम्पेयरमेंट टेस्ट करके बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन तो इंडेस 41 में से आया, 6 नंबर का ये होगा, कितना होगा 15। 5 नंबर का एक और है, देखो एक क्वेश्चन के 3 हिस्से बना रखे हैं इन्होंने। तीसरा है जी 5 नंबर के लिए, ये इंडेस 21 का क्वेश्चन है, और ये इंडेस 21 में अगर आप न्यू रिकॉर्डिंग की बात करते हो तो पेज नंबर, हाँ जी पेज नंबर 246, क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉड्यूल 3 है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिकॉर्डिंग की बात करते हो तो मॉड्यूल नंबर 4 है, मॉड्यूल नंबर 4 है, पेज नंबर 182 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टडी मैट का क्वेश्चन है सर, सारा ही स्टडी मैट में से आया पेपर। अच्छा जी, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4A, 14 नंबर का क्वेश्चन आया, 14 मार्क्स का। और ये आया नंबर क्वेश्चन नंबर 62 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। चाहे आपके पास ओल्ड रिकॉर्डिंग है 2020 की और चाहे 21 की, क्वेश्चन नंबर 62 है सर।
क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज हुई, क्वेश्चन की सीक्वेंस सेम है और सिर्फ वीडियो चेंज हुए थे। ये वही है अर्ली पेमेंट वाला क्वेश्चन कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया, फिर उसको अर्ली पेमेंट की आपने ऑप्शन दी, फिर उसने अर्ली पेमेंट कर दी। ये वही है 2 पेज वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 62 मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ से शुरू हुआ और फिर ये यहाँ पे आया। ये सारे टेबल बने हुए हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर हम आगे जी इसके बी पार्ट में। 14 नंबर का क्वेश्चन था ना, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर पूरे हो जाएंगे आपके। ये है हमारे पास इंड AS 101, इंड AS 101 क्वेश्चन नंबर 1, न्यूली एडेड क्वेश्चंस। न्यूली एडेड क्वेश्चंस। हाँ, न्यूली एडेड क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 इंड AS 101 के जो न्यू क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, उसमें से आया ये। और ये इसका और में एक क्वेश्चन आया था ये वाला भी। अगर आपने 6 नंबर का ये नहीं करना तो आप ये कर लो, ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये CSR का क्वेश्चन है, लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, वही अपना जो गुड्स हैं डिस्काउंट वगैरह वाला। ये तो CSR का क्वेश्चन है, ये तो लॉ के बेसिस पे होना क्वेश्चन अपना। ये क्वेश्चन नंबर 5A है सर, 5A इंड AS 33 का क्वेश्चन है ये। जिन बच्चों के पास तो न्यू रिकॉर्डिंग्स हैं उनका तो ये है मॉड्यूल 2 और क्वेश्चन नंबर 25। जिन बच्चों के पास पुराने रिकॉर्डिंग्स हैं, इंड AS 33 का पार्ट नंबर 7 है जी। एक क्लास बुक में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको स्टडी मैट से कराए थे। तो इंड AS 33 का एक वीडियो नंबर 7 है, वीडियो नंबर 7 उसमें मिलेगा आपको ये। उसमें स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। 1 से लेके 6 तक जो वीडियोज़ हैं वो तो हमारी क्लास बुक को कवर करते थे। फिर स्टडी मैट में कुछ नए क्वेश्चन आए थे, वो वीडियो नंबर 7 में कराए थे। तो जिन बच्चों के पास पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वो इंड AS 33 के वीडियो नंबर 7 में स्क्रीन देख सकते हैं, उनके पास है, करवाई हुई है क्लास के अंदर। स्टडी मैट के क्वेश्चन मैंने स्टडी मैट खोल के स्क्रीनशॉट लेके करवाए हुए हैं। वो क्वेश्चन टाइप नहीं होते, इस बार जो न्यू रिकॉर्डिंग है उसमें हमने टाइप करवा दिए। करवाए पहले भी थे, करवाए, ये भी पुराना क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा जी, फिर हमारे पास है बी पार्ट। 8 नंबर का क्वेश्चन है जी, इंड AS 108 में से आया। वही स्टडी मैट का पुराना क्वेश्चन है सर, नया कुछ नहीं है इसके अंदर। ये है क्वेश्चन नंबर 14 मॉड्यूल 2। चाहे तो ओल्ड रिकॉर्डिंग आपके पास चाहे न्यू रिकॉर्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 14 पुरानी रिकॉर्डिंग में भी नई रिकॉर्डिंग में भी 14वां क्वेश्चन है सर। 8 नंबर के लिए आया सर, 108 का क्वेश्चन है। ये इसका सी पार्ट है, ये इसका सी पार्ट है। 4 नंबर के लिए आया जी, इंड AS 116। जो अभी वो लीज कंसेशन कोविड पैंडेमिक की वजह से लेसर ने को रेंट कंसेशन नहीं दिए, वो जो न्यूली क्वेश्चंस आए हैं अभी, ये आपको न्यूली क्वेश्चंस में मिल जाएगा। न्यूली क्वेश्चंस एडेड इन स्टडी मटेरियल। न्यूली क्वेश्चंस जो 116 के आए थे, जिसमें रेंट रिडक्शन, रेंट वेवर आया था, ये उसके ऊपर है कि उसको मॉडिफिकेशन मानना है कि नहीं मानना, वो डिस्कस किए हुए हमने क्वेश्चन सारे। फिर सर ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। ये इंड AS 34 का क्वेश्चन आया।
और शायद आपको याद हो इंडेस 34 में न्यूली क्वेश्चंस एडेड में एक ही क्वेश्चन ऐड हुआ था, वही दे दिया इन्होंने। न्यूली एडेड क्वेश्चंस इन स्टडी मैट, इंडेस 34 में एक ही क्वेश्चन ऐड हुआ था इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और वही क्वेश्चन पेपर में आ गया। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब डाल देते हैं। ये बी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है, और जो सी है वो कैंसिलेशन ऑफ ईसॉप्स का है, कैंसिलेशन ऑफ ईसॉप्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 है सर इंडियस 102 का, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 ओल्ड रिकॉर्डिंग देख लो, न्यू देख लो, कैंसिलेशन ऑफ ईसॉप्स के ऊपर था ये डी पॉइंट है इसका, ये 103 में से आया। मैंने आपको 103 पे एक मैसेज डाला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, और मैंने 103 की न्यू रिकॉर्डिंग सारी दे दी थी। वो एक मिसकंसेप्शन था, बच्चे को बताना रह गया था। बच्चे को मैं ये बोल बैठा कि ये सारा देख लेना, बच्चों ने बवाल खड़ा कर दिया। 103 में सारी रिकॉर्डिंग देखना तो इम्पॉसिबल है। बाद में मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि 103 में अपडेशन कर लो, वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनटेंजिबल का एक क्वेश्चन ऐड हुआ था, नया वाला। 10 जनवरी को जो मैंने लिंक शेयर किया था उसमें नोट्स भी हैं, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, तो उसमें इनटेंजिबल वाला एक क्वेश्चन ऐड हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 41 है जो मैंने 10 जनवरी को लिंक शेयर किया था, उसमें जो 103 के नोट्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 41 है। अब सर अपडेशन तो बच्चे को ही करना था ना, मैं तो आपको क्लासेस दे सकता हूँ, अपडेशन दे सकता हूँ, अमेंडमेंट्स दे सकता हूँ, आरटीपी दे सकता हूँ, एमटीपी समझा सकता हूँ, लेकिन अपडेशन तो बच्चे नहीं करना है। और मैं बच्चे की बात भी अच्छी तरह से समझता हूँ कि उसको 4 पेपर तैयार करने हैं, तो टाइम तो उसको सारे पेपर्स को बराबर देना चाहिए, और देना पड़ता भी है। और जिस हिसाब से ये एफआर में इंस्टीट्यूट R&D कर रहे हैं ना अपनी, हर 6 महीने के बाद जो क्लेश खड़ा कर देता है स्टडी मैट में, बच्चे बहुत परेशान हैं उस चीज़ से। हम तो चलो टीचर हैं, हमारा तो प्रोफेशन है, हमें तो करवाना ही है, पर बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहता है मैंने ये चैप्टर तैयार किया हुआ था, अब इसमें और मटेरियल ऐड हो गया। और आप यकीन मानोगे नुकसान हमारा भी होता है। मान लो हमने 2000 किताबें प्रिंट करा ली और बाद में चेंजेस आ गए तो वो स्क्रैप करनी पड़ती है फिर हमें। तो ये प्रॉब्लम सबके लिए है बच्चे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं जो टेलीग्राम के ऊपर मैसेजेस डालता हूँ, बच्चा हफ्ते में कम से कम एक बार तो उसको एक्सेस करे। अब एक बच्चे ने मान लो 6 महीने पहले क्लास खरीदी, 6 महीने तक उसने टेलीग्राम के किसी मैसेज को नहीं देखा, ठीक। वो मेरे को एग्ज़ाम के आसपास 2 या 3 दिन या 10 दिन या महीना पहले मुझे बोले कि सर ये तो बहुत सारे मैसेज है, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो सर इसमें देखो मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो जो क्रिटिसिज्म है वो फेस मुझे करना पड़ता है अननेसेसरीली। तो प्लीज़ मैसेजेस को प्रॉपरली फॉलो किया करो। सारे क्वेश्चन स्टडी मैट में से आए हैं और स्टडी मैट मैंने आपको करवाया हुआ है। मैं ये बात अब यहाँ पे बोलता हूँ मार्केटिंग स्टंट के लिए। मेरे को पढ़ाते हुए 23 साल हो गए और पिछले 23 सालों में ना तो रैंक होल्डर्स की कोई कमी है, ना कोई हाईएस्ट मार्क्स की कमी है। इनफैक्ट मैं तो रिज़ल्ट कभी शो करता भी नहीं था। मैंने बीच में 1-2 बार अपना रिज़ल्ट शो किया बच्चे को कि देखो जी ये रैंक है, ये नंबर हैं, पर ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक पेपर से रैंक नहीं बनता। मैं देखता रहता हूँ जो चलता रहता है। मैं देखो पुराना टीचर हो गया अब। मैंने जब पहला बैच पढ़ाया होगा आज से 23 साल पहले, और आज 23 साल का मेरा करियर है, ठीक। वो बात अलग है कि बच्चे रिज़ल्ट देखते हैं और उसके बाद ही टीचर को ज्वाइन करते हैं, पर मैंने ये प्रैक्टिसेस कभी लाइफ में फॉलो ही नहीं करी। रैंक होल्डर का इंटरव्यू लेना, रैंक होल्डर से पूछना भी आपने कैसे पढ़ाई करी थी, ये सब मार्केटिंग स्टंट हैं। पेपर से पहले तो बच्चा मेरे से पूछता है कि सर मैं एफआर की तैयारी कैसे करूं, और जब बच्चे का रैंक आ जाता है उल्टा फिर मैं उससे पूछता हूँ कि तूने कैसे तैयारी की थी, उल्टी गंगा कैसे बह सकती है। ये मुझे ऐसी प्रैक्टिस लगती है कि एक कोच ने एक प्लेयर को खड़ा किया और फिर वो प्लेयर कोच को बता रहा है कि कैसे खेलना चाहिए। तो चल रहा है, ठीक है।
पर मुझे लगता है कि बच्चों के मार्क्स आने चाहिए इस पेपर के अंदर, रिज़ल्ट अच्छा आएगा और मैक्सिमम बच्चे पास होंगे। मेरे पास ज़्यादातर जो व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं वो पॉजिटिव ही आए हैं, नेगेटिव तो देखो मैं रोक नहीं सकता, वो तो बच्चे ने अपनी सारी जिम्मेदारी टीचर के ऊपर डालनी है ना। तो मैं वो भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि चल यार बच्चे की नाराज़गी है, इसको नहीं पता, इसको मैं समझाऊँ। जैसे चेन होल्डिंग का मैंने एग्जांपल दिया आपको आज, बच्चा मानने को तैयार ही नहीं, फिर बच्चे को पता अच्छा हाँ सर मैंने नहीं किया, स्किप हो गया। तो मैं तो अपना बच्चा समझ के इग्नोर करता हूँ हर चीज़ को। मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैं स्टडी मेट की गलतियों को ठीक करवा के रिकॉर्डिंग करवाया करता था, बच्चे को नॉलेज देने की इच्छा होती थी कि यहाँ मिस्टेक है, इसको ठीक करो, और वो ठीक करके करवा दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि बच्चा ऐसा करेगा, एक क्वेश्चन क्लास का स्टडी मेट से कंपेयर करके फ़ोटो खींच के भेजेगा, मुझे नहीं पता था। पेन ड्राइव सेगमेंट मेरे लिए नया था। हम तो स्टेज के खिलाड़ी थे, हम तो थिएटर में पढ़ाते थे, स्टेज पे खड़े होके बच्चे को जो पढ़ाया बच्चे ने फॉलो कर लिया, बात ख़त्म। लेकिन अब पेन ड्राइव का ज़माना है, बच्चे का टाइम है उसके पास, ट्रैवलिंग का टाइम बच जाता है, फिर बहुत सारे आजकल ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें आलतू फालतू के डिस्कशन चलते रहते हैं, बच्चा उससे भी गाइड हो जाता है, कई बार वो देखता है उन चीज़ों को। तो स्टूडेंट को मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में और आपके स्टडी मटेरियल में बहुत फ़र्क मिलेगा आपको। अब जैसे इन्होंने इंड AS 23 में स्पेसिफिक बोरिंग का ट्रीटमेंट डाला, मुझे 3-4 क्वेश्चन इन्होंने ऐड किए हैं कि जी डेट ऑफ एक्सपेंडिचर को नहीं देखना, डेट ऑफ बोरिंग्स को देखना बस, और पूरा ब्याज कैपिटलाइज कर दो क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग है। वो 3-4 क्वेश्चन इन्होंने स्टडी मेट में डाल दिए। अब मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, किसी कमर्शियल एंटिटी में आप जाते हो, तो ये आंसर मत देना, क्योंकि डेट ऑफ एक्सपेंडिचर के हिसाब से ही आपको कैपिटलाइजेशन मिलेगा। मैं तो इंडस्ट्री में काम करता हूँ सर, पता है मुझे सारी बातें स्टूडेंट को समझानी बहुत मुश्किल है। वो कहता है ना सर स्टडी मेट में लिखा है ये नंबर, मुझे इसके हिसाब से मिलने हैं, मैं आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या करूँ। बात उसकी भी सही है, तभी तो कह रहा हूँ 2 + 2 3 होते हैं, तो 3 ही होते हैं जी। वो तो इंड AS 23 में ब्लंडर है, जिस बंदे ने वो क्वेश्चन बनाया नालायक 1 नंबर का, वो क्या कर सकता हूँ मैं उसका। तो वो क्वेश्चन करवाने पड़े, आत्मा के ऊपर बोझ है वो कि यार ये करवाने पड़े, गलत है ये चीज़। या तो इंड AS 23 में लिखा हो ना कि जो कंडीशंस हैं कैपिटलाइजेशन की वो सिर्फ जनरल बोरिंग्स की हैं, फिर तो मैं मान लूँ, वो तो एक जनरल रूल है। तो स्टडी मेट में जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं उसके आंसर उन्होंने डेट ऑफ लोन के हिसाब से बनाए, तो ठीक है जी, स्टूडेंट लेवल पे ठीक है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में मत फॉलो करना। अगर कोई बच्चा किसी इंटरव्यू में जाता है, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं आपको अगर कोई बच्चा देखना चाहिए बच्चे का प्लेसमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, बच्चा बहुत अप्रिसिएशन थे, नहीं सर जॉब मिल गई। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप बच्चे CA पास कर लो, मेरे को मत भेजा करो कि मेरा ये रैंक आया है, मेरे इतने नंबर आए हैं ना, मेरे को मत भेजा करो, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं होता। जिस दिन आपकी अच्छी जॉब लग जाए, आप अच्छी जगह पहुंच जाओ, उस दिन मेरे को आप एक मैसेज भेज देना कि सर मैं सेट हो गया। वो मेरे लिए एक अच्छा मैसेज है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा फाइनेंशियली एक जगह पे जाके सेट हो गया। मेरे को उस चीज़ से खुशी मिलती है कि ये बच्चा इस पोजीशन पे बैठा है। तो जब आप CA बनने के बाद अच्छी जगह आपकी प्लेसमेंट हो जाए ना, तब मेरे को मैसेज भेजना, ये रिज़ल्ट सर इतने नंबर आए, मेरा इतना रैंक आया, मेरे को अंदर से बिल्कुल क्रेज़ ख़त्म है। मुझे पता है बच्चे ने पास हो ही जाना है, जो बच्चा मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा, ये कोई कहने वाली बात है। इसमें मोटिवेशन क्या करूँ मैं आपका बताओ। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अच्छे काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, दुर्योधन ने बुरे किए उसको बुरा फल मिला, पांडवों ने अच्छे किए उनको अच्छा फल मिला, पांडवों से गलतियाँ हुई उनकी सज़ा मिली उनको। फैक्ट है सर। अब बच्चे को मैं फाइनल लेवल पे आके ये बोलूँ पढ़ो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, ये वो कहने की बात है। बच्चे को भी पता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मैं एक दिन अपनी पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा। तो जिस दिन आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाएँ, मुझे मैसेज ज़रूर करना कि सर मैं इस कंपनी में हूँ और इस डेजिग्नेशन में बैठा हूँ, मैं CFO बन गया इस कंपनी का। वो मेरे लिए अचीवमेंट है लाइफ की, है ना। एकेडमिकली अचीवमेंट मायने हैं उसके भी, लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जीने वाला आदमी हूँ सर। बच्चे ने डिग्री ले ली, बच्चे के पास काम नहीं है, क्या फ़ायदा उस डिग्री का ना, काम होना चाहिए उसके पास। बच्चे का रैंक है, जॉब नहीं है, रैंक बेकार है आपका। बच्चा 2 अटेम्प्ट में पास हुआ और वो बैंक में जाके CFO बन गया
वो उसकी अचीवमेंट है। नॉलेज की वैल्यू है सर, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नॉलेज की वैल्यू है। तो प्लीज़ पढ़ें और अपने आपके आगे आने वाले पेपर्स के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। मन लगा के पेपर दो। अगर किसी बच्चे का पेपर एवरेज गया या ख़राब हो गया, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो गया, वो हिम्मत ना छोड़े, अगले पेपर्स की तैयारी वो करता रहे, पेपर क्विट करके ना आए वो बिल्कुल भी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और मैं सारे बच्चों को एक बार फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ आपकी प्रेयर्स और आपके विशेज़ के लिए, जिसकी वजह से मेरे को दूसरी ज़िंदगी मिली है और मैं बच के आया हूँ आपके बीच में। थैंक यू वेरी मच।